इन दी लास्ट क्लास हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ जनरल वेव्स जो है वो डिस्कस किया था, ठीक है। एंड हमने डिस्कस किया था कि वेव, इफ वेव बाउंसेस बैक फ्रॉम अ सरफेस, इट रिफ्लेक्ट्स, ठीक है। मतलब दिस फिनोमेना इज रेफर्ड एज रिफ्लेक्शन। फॉलोइंग द फिनोमेना, the angle of incidence which is marked from the incident ray and an imaginary line normal made on point of इंसिडेंस, वहां से रे के दरमियान जो एक एंगल बनता है, या वेव के दरमियान जो एक एंगल बनता है, या वेव के पाथ के दरमियान जो एंगल बनता है, उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। एंड इसी तरह रिफ्लेक्टेड वेव के दरमियान, इन नॉर्मल के दरमियान एक एंगल होता है, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और हम ये कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन इज के एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इवन इफ के एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, तो रिफ्लेक्शन वुड बी जीरो। मतलब अगर वेव जो है वो स्ट्रेट आई थी तो वो टकरा करके स्ट्रेट ही वापस आ रही होगी, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ये कहा था कि फ्रीक्वेंसी, स्पीड, वेवलेंथ रिमेन्स अनचेंज्ड, वो चेंज नहीं होने वाले ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्शन, सही है। अच्छा, फिर हम लोगों ने एक पॉइंट डिस्कस किया था, दैट वाज रिफ्रैक्शन, सही है। हमने कहा था कि रिफ्रैक्शन इज बेसिकली द चेंज इन द स्पीड ऑफ अ वेव व्हेन इट एंटर्स। अगर मैं वाटर वेव्स की बात करूं तो व्हेन इट एंटर्स अ डिफरेंट रीजन ऑफ अ डिफरेंट डेप्थ, ठीक है। अगर हम वाटर या साउंड वेव्स की बात करते हैं, लाइट और साउंड वेव्स की बात करते हैं, तो हम डिफरेंट डेंसिटी रीजन का नाम दे देते हैं, ठीक है। एज अ consequence a wave may bend or may not bend, तो bending of a wave is actually is a consequence of refraction, ठीक है। and the frequency during a refraction remains still unchanged, लेकिन उसकी wavelength में फर्क आ जाता है due to the change in the speed, ठीक है। if the speed increases, if the speed increases, तो आपके पास वेवलेंथ भी इंक्रीज होगी, एंड इफ द वेलोसिटी या स्पीड डिक्रीजेस, द वेवलेंथ आल्सो डिक्रीजेस, ठीक है। अच्छा, अब ये देखना है कि व्हेन डज द स्पीड इंक्रीजेस एंड व्हेन डज इट डिक्रीजेस, ठीक है। तो अब इसको देखेंगे कि हमारे पास जो रिफ्रैक्शन है, हमने कहा डिफरेंट डेंसिटी रीजन है और वो डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ रीजन है। अब डिफरेंट डेप्थ रीजन में हम क्या डिस्कस कर सकते हैं? फर्स्ट केस कुड बी फ्रॉम shallow, from shallow region to deep. दूसरा, it is from deep to shallow, ठीक है। तो these are two possibilities। अब होता क्या है, सबसे पहले अगर एक वेव शैलो रीजन से डीप रीजन में जा रही है तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, एंड अगर डीप रीजन से शैलो रीजन में आ रही है तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही होती है। मैंने इसी एग्जांपल दी थी कि यूजली अगर हम सी शोर के ऊपर जाकर के वेव्स को ऑब्जर्व करते हैं तो बहुत दूर से जो वेव्स हैं हमें वो स्पीड में आती हुई नजर आ रही होती है, लेकिन जैसे जैसे वो हमारे नजदीक आती है तो वी ऑब्जर्व दैट कि वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई है, ठीक है ना। एंड यस, इट डज स्लो डाउन जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द डेप्थ, ठीक है। तो फ्रॉम शैलो टू डीप आपके पास वेलोसिटी इंक्रीजेस, ठीक है। एंड फ्रॉम डीप टू शैलो वेलोसिटी डिक्रीजेस, सही। अच्छा, सिंस वी हैव अ रिलेशन v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, एंड इस रिलेशन के अंदर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है इट रिमेन सेम। मतलब चाहे वो डीप से शैलो में जा रहा हो या शैलो से डीप में जा रहा हो, द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो सोर्स की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, तो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। तो इवेंचुअली अगर आपके पास वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कि वेवलेंथ भी इंक्रीज होगा, एंड इफ द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग तो इसका मतलब है कि वेवलेंथ भी डिक्रीज होगा। इट बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंस द फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वेवलेंथ डिक्रीजेस, पहले वाले केस में इट्स इंक्रीजिंग,
एंड दूसरे वाले केस में इट्स डिक्रीजिंग। ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा था कि देयर इज अ कॉन्सिक्वेंस, एज अ कॉन्सिक्वेंस इट माइट बेंड आल्सो। तो अगर इफ देयर इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ बेंडिंग, तो वो बेंडिंग किस तरह होगी? ठीक है। तो अगर इफ द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेव विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है। एंड इन केस ऑफ deep to shallow, wave bends towards the normal। अच्छा, स्पीड में जब भी इंक्रीज आएगा, किसी भी किस्म की रिफ्रैक्शन, लाइट की, साउंड की, या जनरल वाटर वेव्स की अगर बात करें, तो स्पीड अगर इंक्रीज हो रही है, इट्स मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इफ द स्पीड डिक्रीजेस, इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है ना? अब इस बात को समझते हैं कि ये रिफ्रैक्शन बेसिकली बाय डायग्राम देखते हैं कि हो क्या रहा है। चलें, लेट्स से कि वी आर डिस्कसिंग, हम लोग एक रिपल टैंक को देख रहे हैं। ठीक है। और रिपल टैंक रीजन में पहले साइड व्यू में डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है। तो साइड व्यू ऑफ अ रिपल टैंक। रिपल टैंक याद होगा, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है। तो साइड व्यू ऑफ अ रिपल टैंक दोनों के लिए देख रहे हैं। याद रहे कि दिस वन इज शैलो टू डीप एंड डीप टू शैलो। सही है। तो लेट्स से कि अ रिपल टैंक इज कुछ इस तरह का बना हुआ हमारे पास। ठीक है। अब इसमें वाटर वेव्स बनी हुई है। अच्छा, इसमें था फ्रॉम शैलो टू डीप। तो यूं कह लें कि ये वाला जो रीजन था इसमें, दैट वाज अ शैलो रीजन, और उसके बाद डीप रीजन आ गया था। एंड यहाँ पे आपके पास ये रीजन था डीप टू शैलो का। सही है। लाइक पहले वेव वाज इन अ शैलो रीजन, उसके बाद एकदम डीप रीजन में आ गया था, उसके बाद पहले वेव वाज इन डीप रीजन, फिर शैलो रीजन के अंदर आ गया था। अब किस तरह वेरिएशन आएगी वो गौर से देखिएगा। स्पीड इंक्रीज होगी और वेवलेंथ इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। ठीक है। तो अब लेट्स से कि इनिशियली द वेव वाज लाइक दिस when it was in a shallow region। ठीक है। now from this point the wave is entering a deeper region, is its speed will increase, frequency remains same, so eventually the wavelength would also increase, the wave would change its shape कुछ इस तरह से। ठीक है। वेवलेंथ जो है वो इसकी इंक्रीज हो गई है, और पहले वेवलेंथ कम थी। द एम्पलीट्यूड, द फ्रीक्वेंसी, इट ऑल रिमेन सेम। सही। और इसी का ऑपोजिट आपके पास हो रहा होगा इफ इट मूव्स फ्रॉम डीपर टू शैलो रीजन। डीपर रीजन में क्या होगा, इसकी वेवलेंथ लेट से ज्यादा थी एंड स्पीड भी ज्यादा थी, और जैसे ही ये शैलो रीजन में आया, इसकी वेवलेंथ एंड स्पीड दोनों कम हो गई। तो ये आपने ऑब्जर्व किया होगा सी शोर्स के ऊपर कि व्हेन यू सी वेव फ्रॉम कमिंग फ्रॉम वेरी फार बिहाइंड, तो वहां पे इनिशियली इट सीम्स लाइक इट्स अ वेरी लार्ज वेव एंड इट्स मूविंग इन अ वेरी हाई वेलोसिटी एंड प्रैक्टिकली इट इज लाइक दिस। लेकिन जैसे जैसे वो शोर की तरफ आ रहा होता है, द डेप्थ डिक्रीजेस एंड ग्रेजुअली द स्पीड एंड द साइज ऑफ द वेव लेंथ इट आल्सो डिक्रीजेस, बट द फ्रीक्वेंसी इज स्टिल द सेम। ठीक है। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ वेव फ्रंट्स बात करूंगा, तो इन टर्म्स ऑफ वेव फ्रंट्स इसको ऑब्जर्व करेगा। ठीक है। अगर मैं सिर्फ इसकी वेव फ्रंट्स बनाऊं कि लेट्स से कि दीज वर दी वेव फ्रंट्स इनिशियली when it was entering
when it was moving in a shallow region, as soon as it enters a deeper region, इसकी वेव फ्रंट चेंज हो गई। ठीक है, सेम केस अगर मैं यहां बनाऊं कि पहले जो आपके पास वेव फ्रंट्स थी दे वर डिफरेंट, एंड उसके बाद शैलो रीजन में आते ही वेव फ्रंट्स चेंज हो गई। ठीक है, अच्छा यहां पे हमने बेंडिंग डिस्कस नहीं की है, ठीक है ना। नाउ बेंडिंग का केस भी इसी में देख लेते हैं। आई होप ये वाली चीज यहां तक समझ में आई होगी, देयर माइट नॉट बी एनी इशू, ठीक है ना। बेंडिंग समझने के लिए वील हैव टू सी दी टॉप व्यू। टॉप व्यू फॉर बेंडिंग। तो ये अब रिपल टैंक का टॉप व्यू देख रहे हैं हम। तो लेट्स से कि जो रिपल टैंक है वो हमारे पास एक ये है, और एक रिपल टैंक हमारे पास फॉर द सेकंड केस ये बना हुआ। ठीक है, चले। अच्छा, एक चीज दूसरा, लेट्स से कि जो रीजन का डिफरेंस है वो ये वाला है, दिस इज द रीजन की सेपरेशन। ठीक है, तो और यहाँ पे भी इट इज समवट सिमिलर लाइक दिस। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि लेट्स से कि इफ ये हम जा रहे थे फ्रॉम शैलो टू डीप, सो दिस रीजन ओवर हियर इज अ शैलो रीजन, दिस वन इज अ डीप रीजन। ठीक है, यहाँ पे दिस वन इज अ डीपर रीजन एंड ये वाला हो गया शैलो रीजन। ठीक, अब ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि बेंडिंग ऑब्जर्व करने के लिए वी मस्ट हैव अ स्लांट रीजन। ठीक है, अगर मेरे पास एक स्ट्रेट रीजन होता और वेव यूं आ रही होती जैसे यहाँ पर हुआ है, ठीक है ना, इट वाज अ स्ट्रेट रीजन, तो वेव फ्रंट जैसे आ रही है वो वैसे ही रहेंगी। यूं कहें कि यहाँ पे अगर टॉप व्यू बनाओ तो दिस इज द बैरियर। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके पास रिफ्रैक्शन जरूर हो रही है, मतलब देयर इज अ चेंज इन द स्पीड, there is an increase in or decrease in wavelength or speed, लेकिन there is not a change in direction। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाऊं तो लेट्स से दिस वाज द बैरियर, इसका टॉप व्यू बनाऊं तो दिस वाज द बैरियर, स्ट्रेट बैरियर था। तो इसलिए मैंने कहा था हर दफा वेव की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, कभी कभी हो रही है। अब वो कब कब हो रही है वो यहाँ पे समझते हैं। देखिए लेट्स से कि इस वाले केस में इफ द अपकमिंग वेव्स वर लाइक दिस, अपकमिंग वेव्स, वेव फ्रंट्स बना रहा हूं, ये अपकमिंग वेव फ्रंट्स हैं जो कि बिफोर एंटरिंग दी डीपर रीजन ऐसे चलती हुई आ रही थी। ठीक है, अच्छा अब मैंने कहा था इट वुड बेंड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस बात को समझे, देखिए अगर मैंने कहा कि वेव फ्रंट्स ऐसे बने हुए, ये जो आपके पास वर्टिकल लाइंस बनी हुई है दीज आर दी वेव फ्रंट्स, तो आपके पास वेव खुद एक्चुअली किस तरह जा रही होगी, वेव की डायरेक्शन आपके पास ये वाली है, दीज आर दी वेव्स। ठीक है, ये वेव्स आपके पास ट्रैवल कर रही, या अगर मैं अ, एक पे से वेव को बना के दिखा रहा हूँ, बहुत ज्यादा मैसी ना हो जाए डायग्राम, तो वेव जो है ना वो आपके पास एक्चुअली ये इस तरह ट्रैवल कर रही है। ठीक है, दीज आर दी वेव्स। तो ये जो ब्लैक लाइंस बनी हुई है ये वेव की डायरेक्शन शो कर रही है, वेव एक्चुअली आपके इस तरफ जा रही है। अच्छा, अब टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल के लिए सबसे पहले तो आई वुड हैव टू ड्रॉ अ नॉर्मल। व्हाट इज अ नॉर्मल? नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन, an imaginary line drawn perpendicular to the point of incidence, या पॉइंट जहां पर आपके पास वेव हिट कर रही है। तो एक नॉर्मल ये बन सकता था मेरे पास, ठीक है, एक नॉर्मल ये बन सकता था, और तीसरा जो है आई, I'm not sure कि ये 100% परपेंडिकुलर बन रहा है, क्योंकि
अच्छा, ये वाली डायग्राम्स एट टाइम्स बनाने को आती हैं, ठीक है। अच्छा, अब टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल वाली जो लॉजिक है ना, वो यहां से हम समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट डज टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल मींस। देखें, अगर मैं अपनी वेव को देखूं, जस्ट लुक एट द ब्लैक वाली लाइन, तो द ब्लैक लाइन रिप्रेजेंटेड दैट के वेव वाज एक्चुअली मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। ये वाली वेव यूं सीधा जा रही थी, ये सारी वेव स्ट्रेट जा रही थी। अच्छा, डीपर रीजन में हमने कहा था इट वुड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब ये है कि जो वेव्स हैं, ठीक है, वो आपके पास बेंड हो जाएंगी अ बिट अवे, ठीक है ना। अ बिट अवे, कितना अवे, वो इस तरह बनाए थे, लेट्स से कि इतना अवे। दिस इज व्हाट अवे फ्रॉम द नॉर्मल मीन्स, ठीक है। समझ में आई? आई होप मैं समझा पा रहा हूँ। देखिए, वेव पहले स्ट्रेट जा रही थी ना, लेकिन अब इसका पाथ शिफ्ट हो गया नॉर्मल के रिस्पेक्ट से थोड़ा सा दूर। सो दिस इज व्हाट अवे फ्रॉम द नॉर्मल मीन्स, ठीक है। अब अगेन मुझे बनाना है वेव फ्रंट्स के रिस्पेक्ट से, तो अगर मैं वेव फ्रंट्स इसमें बनाऊंगा तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि वेव फ्रंट्स या वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो चुकी हुई है, ठीक है। सो लेट्स से कि जो वेव फ्रंट्स है अब मेरे पास, क्योंकि वो परपेंडिकुलर टू द वेव्स होती हैं, तो जब मैं ये वेव फ्रंट्स कंटिन्यू कर रहा हूँ तो आप खुद ही ऑब्जर्व कर रहे हो कि वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो चुकी है स्लाइटली, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेव। तो अगर मैं वेव बनाऊं तो वेव वुड बी लाइक दिस। तो वेव गॉट लार्जर, मैंने एम्पलीट्यूड बड़ा बना दिया जो कि नहीं बनाना चाहिए था, एम्पलीट्यूड इसका वही है। वेवलेंथ गॉट लार्जर, स्पीड इंक्रीज्ड, कुछ इस तरह से। सो दिस इज व्हाट रिफ्रैक्शन ऑफ अ वेव इज, ठीक है, फ्रॉम शैलो टू डीपर रीजन। अच्छा, अगर मैं डीप से शैलो रीजन में ऑब्जर्व करूं, ठीक है, अगेन यही सारा प्रोसीजर रिपीट होगा, थोड़ा सा स्पीड में काम करूंगा, ठीक है। तो आपके पास अपकमिंग वेव फ्रंट्स ये वाली हैं, ठीक है। दीज आर दी अपकमिंग वेव फ्रंट्स। अगेन ये आकर के hit करेंगी तो इनका वेव डायरेक्शन बना देता हूँ जल्दी से। इनका वेव डायरेक्शन मैंने कहा कि एक वेव ये है, एक वेव आपके पास ये लेट से बना दी मैंने, एक वेव मैं इस सेंटर में बना देता हूँ, ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड। अच्छा, फिर मैंने कहा था कि जिस पॉइंट के ऊपर आकर के हिट कर रही होती है उस पॉइंट पे भी यूजली मेक अ नॉर्मल। नॉर्मल आपके पास इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। अच्छा, imaginary line would be drawn normal like this. I hope irritate ना करो आपको, लेकिन I'm getting particular about this क्योंकि we are supposed to draw it sometimes. वेव फ्रंट्स इन एक्चुअल होती क्या है यार? देखो, वेव फ्रंट्स ना दोस्त, दे आर इमेजिनरी लाइंस जो कि कंसेक्यूटिव क्रेस्ट को शो कर रहे होते हैं। मतलब वेव्स ना ऐसे जा रही हैं, एक वेव ये जा रही, एक वेव ये जा रही, एक वेव ये जा रही है। तो इन तमाम पैरेलल जाने वाली वेव्स के क्रेस्ट को ज्वाइन करने वाली जो लाइंस है ना, वो वेव फ्रंट्स है, ठीक है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि इनके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो लेमडा होता है, बिकॉज ये क्रेस्ट टू क्रेस्ट का डिस्टेंस दे रहे होते हैं। दीज आर वेव फ्रंट्स, ठीक है। चले, तो मैंने कहा जैसे वो शेलो रीजन में आएगा, स्पीड डिक्रीजेस, इज बेंड, इट द वेव बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करने का मतलब ये है कि पहले तो ये जा रहा था स्ट्रेट, अब थोड़ा सा ये इधर बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल को मैं किस तरह बना सकता हूँ? टुवर्ड्स द नॉर्मल को मैंने बनाया कि लेट्स से कि ये, एक सेकेंड, टुवर्ड्स द नॉर्मल इतना बेंड हुआ है,
है, पैरेलल रहेंगी एक दूसरे से, तो उसको उसका ख्याल रखना, ठीक है। चलें, ये हो गया वेव की डायरेक्शन, ठीक है। पहले आपके पास वेव इधर आ रहा था स्ट्रेट, अब आपके पास वेव इस तरह जा रहा है, बेंडेड वेव इस तरह। अब इस पे वेवलेंथ पे किस तरह फर्क पड़ा वो गौर से देखें। देखिए वेवलेंथ जो है ना, अब आपके पास, क्योंकि वेव इस तरह हो गई है, तो वेव फ्रंट्स तो इसके परपेंडिकुलर बन रहे होंगे, ठीक है ना। तो वेव वेव फ्रंट्स आपके पास परपेंडिकुलर इस तरह होगा, तो वेव की बेंडिंग आपके पास एक्चुअली ऐसे हुई, ठीक है। So when we say wave bend towards the normal, so this is what we mean by bending of wave towards the normal. And अब ऑब्जर्व करने पे देख रहा है कि उसकी वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर हो गई हैं। We are adjusting the wave fronts according to the direction of the wave, ठीक है। So this is what we mean. तो अगर मैं एक रिपल टैंक में इस तरह के बैरियर्स रख देता हूँ जो कि एट एन एंगल है, ठीक है, और उनका रीजन चेंज कर देता हूँ डेप्थ लेवल का, तो द पैटर्न दैट आई वुड ऑब्जर्व इज दैट ये जो लाइट ब्लू लाइंस हैं, कि अगर वेव स्ट्रेट जा रही हैं डीपर रीजन आएगा तो वेव्स इस तरह शिफ्ट हो जाएंगी, एंड अगर वेव्स इस तरह आ रही हैं और शैलो रीजन है तो वेव्स इस तरफ बैंड हो जाएंगी, ठीक है। अब यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड कि कहीं स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लो कर रहा हो, थिन स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लो कर रहा हो, जैसे यूजली बारिश के बाद हम रोड से पानी जाते हुए देख रहे होते हैं, तो वहां पे कभी ऑब्जर्व करेगा जो रिपल्स हमें नजर आते हैं वो रिपल्स कभी बेंडेड रिपल्स होते हैं, मतलब कहीं खुद ही बेंड हुए हुए होंगे। वो बेंडिंग ऑफ रिपल्स एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, तो बेंडिंग इज ड्यू टू दी चेंज इन स्लाइड डेप्थ। तो अगर डेप्थ आ रहा होता है ना, तो वो क्या कहते हैं आपके पास यूजली क्या होता है, राउंड द कॉर्नर अगर आपके पास पानी कहीं फ्लो कर रहा है, ठीक है। सो लेट्स से कि इफ यहाँ पे कोई डीपर रीजन था एंड ये स्लांट रोड नीचे की तरफ आ रहा था, यहाँ से जब पानी आ रहा होगा ना तो वो बेंड हो जाएगा यहाँ पे आने के बाद ना। सो दैट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। सो दिस इज द समरी, दिस इज द ओवरऑल रिफ्रैक्शन कॉन्सेप्ट। तो यहाँ तक कोई सवाल, एनी क्वेश्चंस? तो फिर हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड फिर ये टॉपिक हमारा खत्म होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह लाइट को स्टार्ट करेंगे। कोई सवाल नहीं यहाँ पर? चलें, अब इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, वी स्टार्ट विद एमसीक्यूज फर्स्ट। चलें यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले इट सेज दैट, एक सेकंड मुझे। अच्छा जी, मीनवाइल सवाल देखिएगा आप लोग। वो कहता है स्टूडेंट प्रोड्यूसेस वेव फ्रंट्स इन अ रिपल टैंक टू डेमोंस्ट्रेट रिफ्रैक्शन एज शोन इन फिगर 3.1।
He places a sheet of glass under the water on the right hand side of the tank, and arrow shows the direction of the movement of the wavefronts. ठीक है, तो पहले आपके पास वेवफ्रंट्स थे वर्टिकली स्ट्रेट, एंड उसके बाद व्हेन इट एंटर्स अ डीपर रीजन, ठीक है, अ शैलोअर रीजन सॉरी, तो वो बेंड हुए जस्ट लाइक अभी हमने बनाया, एंड उनका वेवफ्रंट्स कम हुआ। तो सबसे पहले उसने आपसे पूछा व्हाट इज मेंट बाय वेवफ्रंट्स। ठीक है, वेवफ्रंट्स के बारे में आप क्या लिखते हैं? वेवफ्रंट्स आर, मैंने कहा वेवफ्रंट्स आर इमेजिनरी lines joining crest of consecutive waves, the parallel waves। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन 2 नंबर के लिए होता तो आई वुड हैव एडेड के भाई दो वेव फ्रंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास एक वेवलेंथ के बराबर होता है। ठीक है, स्टेट व्हाट हैपेंस टू ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑफ एज द वेव चेंजेस डायरेक्शन। ठीक है, कौन कौन सी क्वांटिटी में फर्क आएगा, क्योंकि आई कुड सी दैट के ये आपके पास इसका वेवलेंथ कम हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आई वुड राइट कि वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज होगी। वेवलेंथ डिक्रीज होती है ड्यू टू द डिक्रीज इन द स्पीड, तो स्पीड आल्सो डिक्रीजेस। फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि फ्रीक्वेंसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इट डज नॉट चेंजेस, द फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। ठीक है, तो दिस वाज अ सिंपल वन, वेरी सिंपल वन। चलिए यहाँ देखते हैं वो अगर कोई मजेदार सी चीज पूछ रहा है। नहीं, वो बिल्कुल ही इसी टाइप का सवाल पूछ रहा है। चले एमसीक्यूज की तरफ देखते हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली कुछ ना कुछ इस टाइप का पूछेगा। चले, अच्छा इसके क्वेश्चंस बहुत ही आसान बनते हैं यूजली। जो आप रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के अच्छे केसेस देखते हैं वो इन लाइट देखते हैं, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था। तो दिस रिफ्रैक्शन एंड दिस रिफ्लेक्शन विल अगेन बी सीन इन द नेक्स्ट चैप्टर लाइट। वहां पे लाइट के अंदर हमें प्रॉपर रे डायग्राम्स एंड एवरीथिंग हमें वहां पे बनानी होगी। ठीक है ना, वो कहते हैं रिपल टैंक इज यूज्ड टू शो वेव बिहेवियर, द डिपर वाइब्रेट्स up and down at a constant frequency, what happens to the frequency and the speed of the wave as it reaches the glass block। देखिए फ्रीक्वेंसी तो अनचेंज ही रहेगी, ग्लास ब्लॉक पे पहुंचा है तो दैट्स अ डीपर रीजन, शैलो रीजन, तो शैलो रीजन में जा रहे हो उसकी वेवलेंथ कम हो रही है, तो अल्टीमेटली उसकी स्पीड भी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी आपके पास। ठीक है, तो इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम एंड इट्स स्पीड डिक्रीजेस, क्योंकि इसका वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है पहले से। ठीक है, आई होप आप लोग फॉलो कर रहे हो उसको। चलिए एक एक कॉन्सेप्ट देखें। वो कहते हैं द डायग्राम शोज अ पैटर्न ऑफ वेव्स इन अ रिपल टैंक। व्हाट डज द पैटर्न शोज? ये वेव फ्रंट्स आपके पास बने हुए हैं और ये वेव फ्रंट्स किस पैटर्न को शो कर रहे हैं? देखें, अगर मैं गौर करूं वेव फ्रंट्स के ऊपर, द वेवलेंथ रिमेन्स द सेम। अगर ये इंसिडेंट, लेट से कि मैं इसको इंसिडेंट कंसिडर कर रहा हूँ और ये रिफ्लेक्टेड वेव अगर मैं कंसिडर कर लूँ, ठीक है, तो वेवलेंथ सेम है। ठीक है, एंड जो अगर रिफ्लेक्शन का फिनोमेना देखूं मैं यहाँ पे, तो ये सेम एंगल से आ रहे हैं और सेम एंगल से जा रहे हैं। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि वेव इज बीइंग रिफ्लेक्टेड ओवर हियर। ठीक है, वेव टकरा करके वापस जा रही है, तो इट्स अ केस ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये एक क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिएगा 20th। वो आपसे बोलते हैं विच डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट्स वाटर ट्रैवलिंग फ्रॉम डीप टू शैलो रीजन। डीप से शैलो रीजन का केस कौन सा है इसमें से?
ठीक है, तो हमने डीप से शैलो रीजन में है तो उसकी जो स्पीड है दैट शुड डिक्रीज, और वो स्पीड डिक्रीज हो रही है, एंड द वेव डज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो यस इट्स ए। ठीक है, वेवलेंथ कैसे डिक्रीज पता चल रहा है हमें, उसका वेव फ्रंट्स करीब करीब आ गए थे। अच्छा, अब ये एक मजेदार सा सवाल है, इसको ट्राई करें जरा। रिपल टैंक is used to demonstrate refraction of a plain water। ठीक है, डीपर रीजन में स्पीड दे रखी हुई है, वेवलेंथ दे रखी हुई है, शैलो रीजन में स्पीड दे रखी हुई है, वेवलेंथ दे रखी हुई है, स्पीड मांगी है, तो किस तरह निकालेंगे? आपके पास स्पीड दे रखी हुई है, डीपर रीजन की, शैलो रीजन की स्पीड मांगी है। देखिए स्पीड का जो फॉर्मूला है दैट इज v इक्वल्स टू एफ लेमडा। ठीक है, नोटिसिंग दैट कि फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास सेम रहेगी, तो फ्रीक्वेंसी को मैं वी लेमडा लिख सकता हूँ। सही है, तो फ्रीक्वेंसी पहली वाली केस से, मतलब डीप वाटर से मैं फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ, दैट वुड बी 9.6 डिवाइडेड बाय 1.2। ठीक है, तो यहां से मेरे पास फ्रीक्वेंसी की एक सर्टेन वैल्यू आ जाएगी, एंड आई गेस दैट इज फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। अगर मैं इसको फिलहाल कैलकुलेट ना भी करूँ, डायरेक्ट एवरेज पुट कर दूँ तभी कोई मसला नहीं है, लेकिन लेट से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 9.6 over 1.2 would give me 8 hertz is the frequency। ठीक है, अच्छा अब शैलो रीजन के लिए सॉल्व करूंगा, मुझे स्पीड चाहिए थी, या स्पीड इज v इक्वल्स टू एफ लेमडा। क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी तो आई कैन यूज द सेम वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी दैट इज 8, एंड वेवलेंथ हो गई थी मेरे पास 0.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 8 इंटू 0.8 सेंटीमीटर वुड गिव मी 6.4, आई गेस 8 इंटू 0.8, 6.4 एग्जैक्टली सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, सो यस ए इज द आंसर। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें कुछ इसी टाइप के सिंपलर क्वेश्चंस बन रहे होंगे। ठीक है, आई वुड लाइक यू ऑल